प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम वितान पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ अतीत में दबे पाँव पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ओम थानवी ने भारतीय इतिहास से जुड़े दो महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा की है। ये स्थान है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन दोनों स्थानों पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पाई गई है। आइए अब हम इस सभ्यता से जुड़े हुए पहलुओं को समझते हैं। पहला है सामान्य परिचय। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, खिलौने आदि मिले हैं, जबकि हड़प्पा में अधिकांश वस्तुएं रेलवे लाइन बिछाने के कारण ख़त्म हो गई हैं। दूसरा है इसका नगर योजना। यह नगर मैदान में नहीं है अपितु टीले पर बसा हुआ है। टीला होता है ऊंचा स्थान। ये टीले प्राकृतिक नहीं अपितु मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक होता है यानी कि एक चीज़ तो होती है बनी हुई, पहले से ही बनी हुई, और मानव निर्मित का अर्थ है यानी कि ये टीले मानव द्वारा बनाए गए हैं। इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। यह कार्य सिंधु के पानी से बचाव के लिए किया गया था। यह नगर भले ही आज खंडरों में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ की सभी सड़कें या तो सीधी हैं या फिर आड़ी आड़ी का अर्थ है टेढ़ी मेढ़ी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है, जिसे महाकुंड नाम दिया है। इस महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कितनी गहराई है इसकी? 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नान गृह हैं, जिनमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। तीसरा है बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस चबूतरे की ऊंचाई 25 फुट है। इस स्तूप का निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास भाग के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चौथा है खेती व व्यापार। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। यहाँ ज्वार,
बाजरा और रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। यह सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। आयात का अर्थ होता है कोई वस्तु मंगवाना और निर्यात का अर्थ होता है कोई वस्तु अपने देश से दूसरे देश में भेजना, राज्य या देश में भेजना। आगे DKG सड़क और घरों की बनावट को वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। जल निकासी की व्यवस्था भी आश्चर्यचकित करती है। बड़ी बस्ती को पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर DKG कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के निर्माण में कच्ची पक्की ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। पत्थरों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। घरों के दरवाजे वाली दीवार पर केवल दरवाज़ा ही है, कोई खिड़की वगैरह नहीं है। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के मकान थे, यानी कि जो घर बने हुए थे, जो दरवाजे वाली दीवार थी उस पर केवल दरवाज़ा ही लगा होता था, कोई खिड़की नहीं होती थी। अंत में अजायब घर। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। यह अजायब घर छोटा है और सामान भी ज़्यादा नहीं है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरें, दिए, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मणकों वाले हार और पत्थर के औजार आदि प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य की बात है कि यहाँ हथियार कोई नहीं है। लगता है इस सभ्यता में अनुशासन शक्ति के बल पर नहीं था, अतः यह सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से भिन्न थी। इस प्रकार लेखक मोहनजोदड़ो के संबंध में प्राप्त अनुभव को पाठकों के साथ बांटता है। वह इस सभ्यता को अमूल्य धरोहर मानता है। आज के समय में बड़ी चुनौती इस धरोहर को बचाकर रखने की है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आपने स्वयं भी इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक बितान भाग 2 में से पढ़ना है। धन्यवाद।